ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ इसका दूसरा नाम है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में इफ यू गाइस हैव सीन द प्रोसीडिंग्स, एक आध बार आपने वेंकैया नायडू को देखा होगा। ठीक है, बीच में मीडिएट करते रहते हैं बैठ के। तो एनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन इज ऑल्सो द स्पीकर। ठीक है, द वन हु हेड्स द मीटिंग। ठीक, इनका अपॉइंटमेंट इनके देखो, आज वॉट एवर वी विल बी स्टडिंग, इसमें हम लोग थोड़ा क्रक्स क्रक्स पढ़ेंगे। बेसिकली हमको इतना डीप में जाने की इन सब पोजीशंस की जरूरत नहीं है, सारी की पोजीशंस पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इनका अपॉइंटमेंट इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जैसे सेम प्रेसिडेंट का होता था। नाउ इनका रिमूवल कैसे होता है। इनका रिमूवल वही इम्पीचमेंट लाके हम पार्लियामेंट में कर सकते हैं, सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता था। रेजिग्नेशन किसको देंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये दोनों आपस में ही खेलते रहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट को दे दूंगा, प्रेसिडेंट मुझे दे देगा। ओथ कौन दिलाता है, अगेन प्रेसिडेंट दिलाता है। टेन्योर अगेन सेम एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट से हमको ये चीजें याद रखनी है। नाउ a vice president can act as a president of a country for a period maximum of 6 months। 6 महीने से ज्यादा वो उसकी जगह नहीं ले सकता, ये आपको इस चीज में याद रखना। तो दिस बेसिकली कम्स वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको याद रखने वाली है। ठीक है, तो 6 मंथ वाला पीरियड ये एक डेफिनेट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में कभी ना कभी आएगा, एंड आ भी चुका है ऑलरेडी, मैंने खुद देखे पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट क्वेश्चन है कि एक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है या फिर उसकी पोजीशन होता है, उसको टेकअप कब तक कर सकता है, 6 मंथ तक कर सकता है उसको। ठीक है, तो नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेसिकली डिफाइंड इन आर्टिकल 74, जिसमें उनकी पोस्ट अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आर्टिकल 74 आपके देख रहे हैं। इनका सब कुछ कौन करता है, हमने आखिरी क्लास में भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये तो काफी इजी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ भी हो रहा होगा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि मेन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्टर ऑफ ये सारे जो जिनके अंडर मेन काम रहता है सारा का सारा। फिर बनते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर बनते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनका काम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब जब मन आएगा तब बुला लेंगे, काम दे देंगे, जब मन आएगा तब रहने दो, तुम इंडिपेंडेंट चार्ज पे तो वैसे ही बैठे हो। ठीक है, तो 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके ऊपर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो उसका हेड होता है। फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या आता है कि अ पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग अ एमपी फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि आपको पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको होना है, ये एक वो है रिक्वायरमेंट कि इफ यू आर इन द काउंसिल यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इफ यू आर नॉट एंड देन यू आर इलेक्टेड एज अ मेंबर एज अ काउंसिल इनसाइड द काउंसिल, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का विद इन 6 मंथ्स। या तो आप पहले से एमपी हो तो आप तो बिल्कुल एलिजिबल हुई कि मैं सीओएम में तो आ ही जाऊंगा। अगर आप डायरेक्टली सीओएम में आ गए तो फिर आपको एमपी बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आप नहीं बन पाते आप उसके अंदर नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो कि कितने सारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये आया था 91st अमेंडमेंट से 2003 में। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्टर पे मिनिस्टर पे मिनिस्टर बढ़ते जाएंगे तो पूरी लोकसभा मिनिस्टर से बढ़ जाएगी। इतने सारे मिनिस्टर हर दूसरी चीज के लिए मिनिस्टर बना दो, ऐसा नहीं। यू कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक, उसके बाद मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तुमने देश में एग्रीकल्चर में क्या किया, ये कौन पूछेगा, ये हमने जैसे पहले भी लोकसभा में डिस्कस किया है कि पीपल पूछते हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स पूछते हैं सब जगह के। तो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो सीधे लोगों को, कि तुमने क्या किया तुम बताओ। ठीक है, नाउ अब इंडिविजुअली अगर कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल है तो दैट इज द प्रेसिडेंट, क्योंकि सारा सब कुछ इनका इसी के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो वो प्रेसिडेंट की है। कलेक्टिवली एज अ होल काउंसिल किसको रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा को। कुछ भी गलती है तो केवल एक मिनिस्टर की नहीं है, पूरी काउंसिल की गलती है। और पूरी काउंसिल किसकी काउंसिल कहलाएगी, बीजेपी की कहलाएगी फिलहाल की सिनेरियो। ओके, नाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी अगेन प्रेसिडेंट, कि तुम इंडिविजुअल मिनिस्टर कैसे हो।
तुम्हारा कुछ भी होता है, रिमूवल होता है, अपॉइंटमेंट होता है, जो भी होता है वो प्रेसिडेंट से तुम्हारा डील है सारा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जी भैया। हाँ जी भैया। भैया। जी भैया। यस भैया। ठीक है, अब चलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन हम बहुत कम चीजें पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, उससे ज्यादा रेलिवेंट उसकी बाद वाली चीज है जो दूसरी पोजीशन। नाउ एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक कंट्री का डिफैक्टो हेड होता है, हम सबको पता है, जिसको हम रियल हेड भी बोल सकते हैं। ये किस पे, इट इज ही और शी इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द रूलिंग पार्टी और द कोalition पार्टी, कोalition गवर्नमेंट जो भी बनती है। अगर किसी भी पार्टी की कोई मेजोरिटी नहीं आई, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई मेजोरिटी नहीं दिख रही है, साफ साफ क्लियर मेजोरिटी दिख ही नहीं रही, नाउ द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज डिस्क्रिशन, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर को बोल देगा कि आप जरा लोकसभा में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएं। अगर नहीं होता तो फिर री इलेक्शन होती। ठीक है, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास नहीं होता है, वैसे तो हो जाता है, खरीद फरोख्त होती रहती है, 40-50 करोड़ पर हेड देके हो जाता है वोट, लेकिन ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो चुका है 2 बार इंडिया में कि प्रेसिडेंट, कोई सरकार बनी नहीं हुआ एंड फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ वैसे, लेकिन फिर यहाँ पर प्रूव हो गया था कि हाँ मेजोरिटी है हमारे पास। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहला एक यहाँ आता है। दूसरी बार अगर किसी को बीच में उंगली करने की जरूरत पड़ती है कि अरे इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाती है, कौन लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में? अपोजिंग पार्टी। अपोजिट पार्टी लाती है, ऑपोजिशन लाती है कि हमको आपकी सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्रूव करके दिखाओ फिर से। ठीक है, तो वो नो कॉन्फिडेंस लाके एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का अगर इनके पास आंसर है तो वो गवर्नमेंट रहती है, नहीं रहती, नहीं आंसर मिल पाता कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो वो गवर्नमेंट फिर डिमोलिश हो जाती है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर का इतना सीन, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज द अटॉर्नी जनरल, कौन होता है? एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर ऑफ द इंडिया का लॉ हेड होता है, लीगल हेड होता है शायद। ये इंडिया का नंबर 1 लॉयर, सरकार के वकील हैं ये भाई साहब। ठीक है, टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री। हाँ, मेरी आवाज मुझे मत सुनाओ। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री इज द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एज वेल। ठीक है, कुछ भी लॉ का होता है, किसी की एडवाइस की जरूरत पड़ती है, किसको बुलाया जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनकी पोस्ट कहाँ दी गई है? इनकी पोस्ट दी गई है आर्टिकल 76 में। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का आ चुका है। इनका सारा सब कुछ कौन करता है? अगेन प्रेसिडेंट। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि इनकी भी अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, ओथ सब कौन देखेगा? प्रेसिडेंट देखेगा। यहाँ से अटॉर्नी जनरल का 76 से हमको बस एक आर्टिकल याद रखना है, बाकी आगे जो भी हो वो इतनी काम की चीज नहीं। ठीक है, नाउ he should be qualified to be appointed as a Supreme Court judge. This becomes a very important point, क्योंकि अगर आप इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर चूज कर रहे हो तो लॉयर को भी तो उतना ही होना चाहिए जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को होना चाहिए। दिस अप्लाइज टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल, कि आप अगर जज बनने लायक हो, आपको जज को भी उतने ही फैक्ट पता होने चाहिए केस के बारे में जितने लॉयर को पता होना चाहिए, लॉयर को भी उतना ही लॉ पता होना चाहिए जितना जज को होना चाहिए। तो कहने को एक कमांडिंग पोजीशन में रहता है, एक थोड़े से बड़े स्तर में ऊपर है, लेकिन सामने वाले को भी तो उतनी जानकारी होती है ना। आपको तो बेसिकली लॉ पे बात करनी है, तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो एक बंदे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर वो अच्छे से लॉ की डिग्री कर ले, मतलब उसका करियर अच्छा है और वो बिल्कुल हायर पेडेस्टल पे पहुंच गया, अगर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हैं तो वो क्या बन जाएगा? अटॉर्नी जनरल। अगर उसके प्रेसिडेंट से कनेक्शन अच्छे हैं तो वो क्या बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जज। ये समझ आया तुम? ये भैया कुकीज जैसा कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जज के हिसाब का कैलिबर होना चाहिए उस बंदे का, तब उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि दिस पर्सन हैज अ राइट टू अपीयर इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। चलते फिरते घूमते फिरते पार्लियामेंट में दरवाजा खोल के घुस जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन किसी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी हो। वोटिंग इज ओनली फॉर मेंबर। आप सुन लो आके बढ़िया, आपको, आप हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो भाई साहब, आपसे कौन मना करे? ठीक है, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप मेंबर थोड़ी हो। ठीक, नाउ
एक और इंपॉर्टेंट चीज, ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। दरवाजा खोल के देश के किसी भी कोर्ट में घुस के जाके बैठ सकता है कि मुझे सुननी प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, मैं तो गेट खोल के घुसूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि पूरा देश का कानून ही आपसे चल रहा है। यू आर द एडवाइजर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आर यू गाइस सीइंग द पूरा मैग्नीट्यूड के इसके पास पावर कितनी है? भैया हाँ भैया। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंशियल हियरिंग होगी जैसे किसी टेररिस्ट वगैरह के बेस पे तो भी अलाउड है? कॉन्फिडेंशियल इससे क्या छुपाओगे यार? ये तो अटॉर्नी जनरल है यार। कॉन्फिडेंशियल देश से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल क्या हो सकता है? कहीं नहीं रुक सकता है इसको, कोई कहीं नहीं रोक सकता है। कोई भी तुमसे होगी कॉन्फिडेंशियल, तुम आम आदमी हो, हम आम आदमी। ये कोई आम आदमी थोड़ी है, अटॉर्नी जनरल है वो कंट्री का। राइट टू ऑडियंस ऐसे ही नहीं दिए उसको। किसी भी कोर्ट में, कोई भी प्राइवेट हियरिंग में कहीं भी जाके बैठ सकता है, पूरी कंट्री। कोई नहीं रोकेगा उसको बाय लॉ। कोई रोक के तो दिखाए। स्पेशल इंटरेस्ट बनाई जाती है वहीं इनके लिए जाने जाते। तो इतना पावरफुल है अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा पावरफुल इनफैक्ट। नाउ आपको कुछ दो चीजें याद रखनी। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? उनका नाम था एमसी सेतलवाड। एमसी सेतलवाड पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ द कंट्री थे। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। हमारे टाइम पे भी 2018 में यही थे, अभी तक यही। तो हमने भी इन्हीं का नाम पढ़ा है, तुम भी इन्हीं का नाम पढ़ोगे। के वेणुगोपाल इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ द कंट्री। पहला थे ये एमसी सेतलवाड। के वेणुगोपाल के पहले थे मुकुल रोहतगी, आपने इनका भी नाम सुना होगा। तो मुकुल रोहतगी का जो ग्रैंडसन है वो मेरा दोस्त है। आगे कुछ नहीं बताऊं, ठीक। तो हाँ, अब इसकी बात करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका मतलब क्या है? अगर हम सीए की पोजीशन को जानते हैं कि वो सारी ऑडिट्स वगैरह देखते हैं, सारा एक कंपनी का पूरा फाइनेंस देखता है एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू गाइस नो दिस पर्टिकुलर थिंग? तुमको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है कंपनी में, वो एक पर्टिकुलर कंपनी की क्या देखता है? सारी बैलेंस शीट्स देखता है, सारे फाइनेंसेस देखता है, सब कुछ देखता है। ठीक है, तुमको इतनी जीके है? हाँ भैया पता है। हाँ भैया। अगर इंडिया एक कंपनी है तो उसका सीए कौन? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, तो इनकी पोस्ट डिफाइंड है आर्टिकल 148 में। एंड इनको अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन ओथ अगेन कौन देता है? ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रेसिडेंट। ठीक, इनको प्यार से बुलाया जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आपके जो भी टैक्सेस हैं, आपने जो भी सरकार को आज तक पैसा दिया है, उसका गार्जियन कौन है? ये। सरकार ने कहीं कुछ गलत किया है तो कौन बताएगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, कौन रिजाइन करवा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को किसने बिठा रखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी सुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या गार्जियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाएगा? नो। नहीं भैया। क्योंकि हायरार्की में तो भाई सबसे ऊपर कौन निकल रहा है? पीएम साहब। बट भैया अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो जा सकते हैं ना? जाके दिखाओ, तुम ही नहीं बचोगे अगले दिन से। के वेणुगोपाल राव, ये के वेणुगोपाल जो है वो 2017 से बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे। अगेंस्ट गए होते तो 18 में निपट लिए होते, कहीं और भेज दिया गया होता। ये लेकिन जो 2G स्कैम था, मतलब लास्ट गवर्नमेंट यूपीए 2 में, वो भी तो सीएजी ने ही मतलब एक्सपोज करा था। सीएजी ने एक्सपोज करा था क्योंकि सीएजी को उस टाइम पे उससे बनती नहीं थी उनकी प्राइम मिनिस्टर और उस लेकिन फिर वो उसके अगेंस्ट जा सकता है ना, मतलब पावर तो है उसके पास। जा तो सकता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हमें दिख ही रहा है कि पावर है उसके पास, गार्जियन है वो, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन ये सब क्या होते हैं? टीममेट्स होते हैं। अंडर द टेबल वाला काम। हाँ, ये वो है, ये सब टीममेट्स हैं। कि हम भी तुम्हारे दोस्त, के वेणुगोपाल के दोस्त रामनाथ कोविंद के दोस्त, अमित शाह के दोस्त, नरेंद्र मोदी, सब दोस्त भाई, बिल्कुल सब डिनर विनर चलता रहता है राष्ट्रपति भवन में। तो दे रेयरली गो अगेंस्ट ईच अदर। तो बेसिकली हमको टेन्योर यहाँ पे याद रखना है, जो कि यहाँ पे 6 साल है। अभी तक हमने 5-5 साल देखे थे, ठीक है। इसमें ऊपर टेन्योर लिखा है मैंने। अटॉर्नी जनरल का भी शायद 6 साल ही है, एक बार गूगल कर लेना, इधर में लिखना भूल गया, ठीक है।
तो कोई भी बंदा इनपुट करके बता सकता है अटॉर्नी जनरल का टेन्योर कितना है, तो वी विल राइट देयर, ठीक है। बाकी 65 इयर्स ऑफ एज तो जनरली सारी बड़ी पोजीशंस के लिए है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का भी मैंने बताया था 65 इयर्स एज ही रहती है, जैसे अटॉर्नी की भी 65 है, कॉम्प्ट्रोलर की भी 65 है, एंड हमको पहला और आखिरी याद रखना है। तो पहले अपने अटॉर्नी जनरल हैं वी नरहरि राव एंड करंट वाले अटॉर्नी जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम सुना होगा भैया 3 साल इसका अटॉर्नी जनरल का टेन्योर। रिन्यू कर दिया मतलब इनका टेन्योर। हाँ भैया वो रीअपॉइंटमेंट ही चल रहे हैं। 1 साल का एक्सटेंड कर दिया टेन्योर। लिख लेना है, लिख तो सारे ही लोग तुम्हें मिल ही जाएगी, ठीक है। 3 इयर्स टेन्योर है। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है, हमको ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी नरहरि राव, एंड करंट वाला इंपॉर्टेंट दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम सुना होगा मुर्मू, ये कहीं के गवर्नर थे पहले, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। This is established under Article 324। 324 में ये कमीशन एस्टैब्लिश हुई एंड 24th of Jan 1950 से आई। 26th को क्या था, रिपब्लिक डे, ये 2 दिन पहले एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ इस पर्टिकुलर डेट को क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर्स डे, हेंस दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। डेज एंड डेट्स में भी काम आ गया, हमको इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिश डेट भी पता लग गई, एंड ये आर्टिकल तो तुमको याद रखना है 324, तो 432 होना चाहिए लेकिन 324 है, तो वो उस तरीके से याद रख लेना। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन को हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनिशियली ये केवल एक एंट्री मांग इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, जिसमें 1 मेंबर बॉडी थी, ठीक है, एक ही हुआ करता था बंदा, बट उसको बाद में 1989 में ट्राई करा मॉडल के 3 मेंबर बॉडी करके देखते हैं, एंड क्योंकि काम ज्यादा हो रहा था एक ही बंदे, तो सोचो पूरा इलेक्शन का काम केवल एक ही बंदे पे था, कि एक ही बंदा है उसी से वो आएगा। तो 1989 में पहली बार इसको ट्राई करा गया, देन परमानेंटली उनको मॉडल अच्छा लगा तो 1990 में इसको फाइनलाइज कर लिया, एंड नाउ वी हैव 1 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स। तो एक होता है चीफ। भैया कोई मोनिका नाम की एंट्री मांग रही है ग्रुप पे। मोनिका नाम की किसी ने बोला है कि मुझे एंट्री दे देने के लिए बोलो प्रखंड को, तो मैंने बोल दिया। दे दी। नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ इमोजी बना हुआ है। तो अब एक होता है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब दूसरे होते हैं EC और EC, EC1 EC2। मॉडल समझ में आ गया भैया? तो ये हायरार्की में नीचे होते हैं क्योंकि ज्यादा होते हैं। ये बेसिकली फाइनल वोट CEC के पास ही होता है, तो साथ में ही काम करते हैं वैसे, लेकिन CEC तो चीफ है। चीफ मतलब चीफ कुछ नाम से ही होगा वो, तो उसका मतलब ये है कि फाइनल वोट उसी का रहता है हर बात पे, फाइनल कमांड, ठीक है। तो तुमको करंट वाले केवल CEC याद रखने की वो है, एंड बेसिकली पहले हम ये बात याद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड ओथ अगेन कौन देता है, प्रेसिडेंट, जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं। इनका रिमूवल करती है पार्लियामेंट, ये तुमको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना। रिमूवल करेगी पार्लियामेंट, टेन्योर रहेगा 6 साल का, अगेन वो 6 and 65, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे ये नहीं है कि इसका रिमूवल करेगी पार्लियामेंट, रिमूवल इनका होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जैसे, अगर इनका होता है सीधे इम्पीचमेंट, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना वो, इलेक्शन में कुछ गलती आती है मतलब वो फिर पार्लियामेंट तक चली जाती बात, ठीक है। भैया तो मतलब इलेक्शन वो कराता है ताकि पार्लियामेंट के अंदर लोग इलेक्ट हो, पार्लियामेंट के पास पावर है उसे हटाने की। बिल्कुल। फिर फर्स्ट CEC was सुकुमार सेन, दिस इज अगेन 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट इज सुशील चंद्र, ये सुशील अरोड़ा है भैया शायद। चंद्रा है भाई, वो कई अरोड़ा चंद्रा। सुनील अरोड़ा है शायद, और ये नीचे वाला अरोरा था। नीचे वाला
ये सुशील इलेक्शन चंद्रा के पहले वाला था, अब ये सुशील हाँ चंद्रा। हाँ, तुमको पुराना वाला याद होगा, 2020 में तो अपॉइंट हुए। अभी रिसेंटली ये सबसे लेटेस्ट पोजीशन जितनी अभी हमने आज तक पढ़ी है अभी तक, वो सारी ये उसमें सबसे लेटेस्ट पोजीशन ही है सुशील चंद्रा। ये 2020 के अभी लास्ट में अपॉइंट हुए। तो तुमको अरोड़ा पुराना वाला याद हो। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीईसी तक का। सो फिलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे आज। एंड क्योंकि मुझे अगली क्लास में पार्लियामेंट पूरा एक साथ लेना था, इसलिए मैंने अभी चालू नहीं करवाया। तो मैं थोड़ा उल्टा चला गया, पहले पार्लियामेंट लेते फिर हम उसको आगे ये पोजीशन डिस्कस करते, तो इसलिए मैंने पोजीशंस पहले ले ली आज सारी। तो पार्लियामेंट क्योंकि लंबा जाएगा, वो एक सेटिंग की बात है, अभी अभी क्लास 2.5 घंटे खिंच जाएगी जबरदस्ती। तो हेंस वी विल एंड भैया थोड़ी सीईसी के पावर के बारे में बता दीजिए ना। सीईसी का पावर। हाँ